नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और आपको गोदान उपन्यास पर बनने वाले प्रश्नों को समझा रहे थे। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम गोदान उपन्यास के यथार्थ पर, गोदान उपन्यास की समस्याओं पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, हम लोग उपन्यास की कथा वस्तु के आधार पर, ग्रामीण किसान जीवन, शहरी नगरी कथा के आधार पर, कथानक के आधार पर हमने जितनी घटनाओं को पढ़ा, समझा, उनका मूल्यांकन किया, तो कुछ चीज़ें हमारे सामने उपस्थित होती हैं और वे सारी घटनाएं, वे सारी सच्चाइयाँ इस उपन्यास के उद्देश्य के रूप में सामने आती हैं। इस उपन्यास का उद्देश्य है ग्रामीण जीवन की त्रासदी को समग्रता में प्रस्तुत करना। यह इस उपन्यास का उद्देश्य है, यह इस उपन्यास की समस्या है और इसी तरह की और समस्याएं गोदान उपन्यास में देखने को मिलती हैं। यह ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। ग्रामीण जीवन की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेखक ने समग्रता से प्रस्तुत किया है। किसान जीवन की त्रासदी को प्रस्तुत किया है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन और किसान जीवन की पूरी संस्कृति को समग्रता से दिखाने का प्रयास लेखक ने इस उपन्यास में किया है। ये सब घटनाएं, ये सब विशेषताएं, ये सारी समस्याएं गोदान उपन्यास की समस्याएं बन जाती हैं। यह उपन्यास ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। इससे पूर्व यदि हम प्रेमचंद के और सारे उपन्यासों को देखें तो हम पाएंगे कि उन सभी उपन्यासों में अभी तक उन उपन्यासों का अंत आदर्शवादी हो जाता था, लेखक के द्वारा करवा दिया जाता था और वे उपन्यास आदर्शवादी कहे जाते थे। लेकिन इस उपन्यास में लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है, यथार्थवाद का चित्रण किया है और इस यथार्थवाद के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि अब आदर्श के स्थान पर यथार्थ को अपनाकर जीवन में जो समस्याएं हैं, जीवन का जो सच है, वह सच सभी के सामने अभिव्यक्त होना चाहिए। इसलिए इस उपन्यास के अंत में धनिया का पछाड़ खा करके गिर जाना, होरी की मृत्यु और होरी जैसे किसान के जीवन में और उनके परिवार की समस्या ज्यों की त्यों विद्यमान रहती है। यह सारा अंत यथार्थवादी है। लेखक का उद्देश्य इस यथार्थ को दिखाना है कि यदि होरी जैसे किसानों का शोषण इसी प्रकार से होता रहेगा तो उनके जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो पाएगा, व्यक्ति का और होरी जैसे किसानों का अंत हो जाए, लेकिन समस्याएं खत्म होने वाली नहीं हैं। इस तरह गोदान में शोषण चक्र में पिसते हुए छोटे बड़े किसानों के दयनीय जीवन का यथार्थ प्रस्तुत हुआ है और इसमें लेखक ने शोषकों को, सरकार के नुमाइंदों को, ज़मींदारों का, साहूकारों का, इन सब का शोषण जो किसानों के प्रति है, उस शोषण को दिखाने का प्रयास लेखक कर रहा है। तो शोषकों द्वारा किसान और मजदूरों का निरंतर शोषण, और यह शोषण केवल ग्रामीणों का ही नहीं है, अपितु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण जो उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें लेखक ने बताया है कि खन्ना साहब की फैक्ट्री में
गोवर्धन, गोबर जैसे और अन्य गांव के मजदूर हैं जो निरंतर मेहनत मजदूरी करते हैं और खन्ना साहब के द्वारा उनको उचित मानदेय नहीं दिया जाता। परिणामतः उन सारे मजदूरों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है और फिर एक पूरी गोवर्धन सब लोगों को इकट्ठा करता है, उनका लीडर बनता है और एक योजना के तहत खन्ना साहब की चीनी मिल में आग लगा दी जाती है। तो यह जो गोबर के द्वारा या गोबर जैसे और अन्य मजदूरों के द्वारा किया गया योजनाबद्ध विद्रोह है, उस विद्रोह को दिखाने का प्रयास लेखक ने यह किया है। वैचारिक रूप से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि खन्ना साहब जैसे मिल मालिक जो पूंजीपति हैं वे यदि इसी तरह से मज़दूरों का शोषण करते रहेंगे तो अब मज़दूर उस शोषण को सह नहीं पाएंगे और परिणामतः विद्रोह और जो शोषित वर्ग में जो बेचैनी और दिखाई पड़ रही है उसका उग्र रूप विद्रोह के सामने दिखलाई देगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि गोदान में लेखक ने उस समय के यथार्थ को, उस समय की सच्चाई के एक आयाम पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह बताया है कि कैसे तत्कालीन शासन व्यवस्था में ज़मींदार किसानों का शोषण और उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, उनकी किस तरह की हालत थी और किस तरह से किसानों के सिर पर ऋण का बोझ बढ़ता चला जा रहा था। लेखक ने राय साहब के चरित्र के माध्यम से ज़मींदारों और जागीरदारों के अंतर्विरोध और उनकी दयनीय आर्थिक सामाजिक स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि राय साहब जैसा चरित्र जो लंबे लंबे भाषणों में जो होरी जैसे किसानों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, जो समाजवाद की हिमायत करते हैं, लेकिन वे मज़दूरों के प्रति किसी भी डांड लगाने में वे कोई कमी नहीं करते। उनकी बेगार में कोई कमी होती है तो वे उसका पूरा शोषण वसूलते हैं और लगातार जो मज़दूर खाना मांग रहे हैं उनको मतलब खाना भी उपलब्ध नहीं करवाते। और एक पक्के धूर्त चरित्र का जो व्यक्ति होता है, राय साहब के माध्यम से लेखक ने उस चरित्र को प्रस्तुत करके गोदान के एक और यथार्थ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक ने यह कहने का प्रयास किया है कि तत्कालीन जमींदार जो वर्ग है वह केवल अंतर्विरोधों के द्वारा ही नहीं अपितु बिगड़ी हुई स्थिति का भी चित्रण लेखक ने किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार में नहीं मिल पाएंगी तब तक उनकी दशा में सुधार नहीं होगा और समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और कुछ लोग पिसे खपे कभी भी सुखद नहीं हो सकती। लेखक का अपना मानना है और लेखक कहते हैं कि यह भी एक पूंजीवाद का रूप दिखलाई पड़ता है। राय साहब जर्जर सामंती व्यवस्था के प्रतिनिधि पात्र हैं। सामंती मर्यादा परंपरा बोझ उन पर जो लदा हुआ है उसको उतार फेंकना उनके लिए संभव नहीं है। वे सामंती प्रतिष्ठा के प्रश्न के कारण पैसा भी खर्च करते हैं और इस प्रतिष्ठा के लिए वे अपने मित्रों और अपने समधियों को भी चंदे में जो रकम देते हैं। यह एक राय साहब के चरित्र के माध्यम से लेखक ने काउंसिल के मेंबर और जो अपने आप को कहने के लिए अपने नाम के लिए जनता के सेवक मानते हैं उनके उस चरित्र को लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेखक ने होरी जैसे किसानों के जो शोषित हैं
लेखक की सहानुभूति उन शोषित सामंत वर्ग के प्रति है, उस यथार्थ के प्रति है जो पूरे सामाजिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो सामाजिक मर्यादा के भीतर बंधे रह कर के अपना शोषण स्वयं ही करवाते हैं। होरी और उनके पूरे परिवार, उसका पूरा गांव और किसानों का शोषण करने वाले जो भी उपन्यास में महाजन हैं, पुरोहित हैं, पंच हैं, पुलिस हैं, राय साहब हैं, खन्ना साहब हैं, तंखा साहब हैं, इन सब की कथा के माध्यम से समकालीन यथार्थ और उनके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों का मार्मिक चित्रण भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने गोदान की एक कथा के माध्यम से जो मालती मेहता, खन्ना और गोविंदे साहब की है, उसमें उस मूल कथा के साथ तत्कालीन यथार्थ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उन्होंने इन सभी के माध्यम से जो शहरी पात्र हैं, उन शहरी पात्रों की मनः स्थिति का भी चित्रण किया है और उस मनः स्थिति के साथ साथ जो ग्रामीण जीवन में पात्रों की अपनी मर्यादा, उनके अपने संस्कार हैं, उन सब की स्थिति का भी यथार्थ चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेहता और मालती के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे चरित्र को गढ़ा है जिसके माध्यम से लेखक ने समाज में प्रगतिशीलता, समाज में समाज सुधार, समाज में शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और लेखक ने सेमरी, बेलारी और गोदान की समस्त कथा वस्तु के माध्यम से जो कहानी कही है, उस कहानी में जो उद्देश्य ध्वनित हुआ है वह एकदम जीवन की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ है और इस जीवन की सच्चाइयों के आधार पर यह कहना एकदम सही होगा कि लेखक ने किसान जीवन की त्रासदी को, किसानों की समस्याओं को, ऋण की समस्या को, शोषण की समस्या को, जो उनकी आर्थिक दुर्अवस्था की स्थिति है उसको, उनकी सामाजिक स्थितियों को, उनके भौगोलिक परिवेश को, इन सारी स्थितियों को बहुत सच्चाई के साथ, बहुत यथार्थ के साथ इस पूरे उपन्यास में दर्शाने का कार्य किया है। इसलिए इन आधारों पर यह कहा जा सकता है, इन बिंदुओं के आधारों पर यह कहा जा सकता है कि गोदान उपन्यास यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करने वाला है और ग्रामीण जीवन की त्रासदी को संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। आज इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद। आप अध्ययन करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस परिस्थिति में उपन्यास का अध्ययन करें और जो भी प्रश्न उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं वे ग्रुप में साझा करें ताकि और प्रश्नों पर भी चर्चा की जा सके। धन्यवाद।